नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकियाट्रिस्ट मुजफ्फरपुर बिहार से और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है 18 जून 2021 और 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑटिज़्म के बारे में आज हम बहुत सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे ऑटिज़्म क्या होता है, क्यों होता है, किसको हो सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि किसी को ऑटिज़्म है और इसके अलावा हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऑटिज़म क्या होता है। ऑटिज़म एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में हम लोग अम्ब्रेला टर्म है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। इसके तहत 5 डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें से एक है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, दूसरा है रेट सिंड्रोम, तीसरा है एस्पर्गर सिंड्रोम, चौथा है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर और पांचवा है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये पांचों जो डिसऑर्डर्स हैं इसको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में अम्ब्रेला टर्म के अंदर कवर किया गया है। ऑटिज़म के लक्षण आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ऑटिज़म किसको होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर 60 में से एक बच्चे को ऑटिज़म होने का खतरा रहता है और ऑटिज़म लड़की के तुलनाओं में लड़कों को 4 गुना ज़्यादा होता है लड़कों में लड़कियों की तुलना में। और अगर किसी के पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को ऑटिज़म है तो उनके फैमिलीज़ में ऑटिस्टिक चाइल्ड होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं? ऑटिज़म में मेन 3 जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम जो सीवियर होते हैं। पहला है सोशल इंटरेक्शन की कमी, यानी बच्चा दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, दूसरे लोगों के साथ बात नहीं कर पाता है, वह उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर पाता है, वह अपने मन की बात को उनके साथ शेयर नहीं कर पाता है। जैसे सपोज आप बोलते हो हेलो बेटा कैसे हो, तो वह आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा स्पॉन्टेनियसली। इसको बोलते हैं सोशल रेसिप्रोसिटी की कमी। बच्चा सोशल स्माइल नहीं कर पाता है, बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, बच्चा आपको देख कर रिप्लाई नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने कुछ पूछा, बच्चा ठीक, आपने पूछा हेलो बेटे आप कैसे हो, ठीक, इस टाइप का उसके अंदर फीचर्स हो जाता है। वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना के बात कर पाता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिज़म के मामले में वो है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चा ठीक से बात नहीं कर पाता, उसके सेंटेंसेस ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं कर पाता है, वह अब सोशल सर्कल में ज़्यादा कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता है। अपने माँ से, अपने पिता से, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इशारों में बातें करना, कम से कम सेंटेंस का यूज़ करना, बहुत एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराना, अपने हाथों को फ्लैपिंग करना, फ्लिकिंग करना इत्यादि लक्षण उनमें देखे जाते हैं। वो ठीक से कंफर्टेबली बोल नहीं पाता है, सोशली भी और पर्सनली भी। तीसरा जो और बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है वह है बिहेवियर। बच्चा स्टीरियोटाइप बिहेवियर करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर बोलते हैं। कई बार जो खिलौने होते हैं उनका किसी अन्य रूप में, जैसे गुड़िया है, गुड़िया को वो कार के रूप में चलाएगा, गुड़िया को कार का काम, गुड़िया को हथौड़ा के रूप में काम करेगा। तो ये सब ऑटिज़म के लक्षण होते हैं और ज़रूरी नहीं कि ऑटिज़म के हर पेशेंट के लक्षण सेम हो सकता है कि किसी पेशेंट में ऑटिज़म का दूसरा लक्षण है तो किसी में कुछ दूसरा लक्षण हो। तो ये सारे लक्षण हर पेशेंट में कुछ न कुछ कम बेसी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। लेकिन ये मेन 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं ऑटिज़म को डायग्नोस करने के लिए। याद रखिए ऑटिज़म के डायग्नोसिस के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई ऐसी जांच नहीं है जिससे ऑटिज़म को हम लोग डायग्नोस कर सकें। इसको उसके सिम्पटम्स के आधार पे, उसके लक्षणों के आधार पे, उसके ऑब्जर्वेशन जो हम उसका करते हैं उसके आधार पे हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं। इसका डायग्नोसिस ICD-10 के हिसाब से भी हो सकता है, DSM-5 के हिसाब से भी हो सकता है। तो दोनों ही हिसाब से इसका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। और रही बात कि क्या कारण है इसका होने का, तो इसका एग्जैक्ट जो कॉज है ऑटिज़म का वो अभी तक अज्ञात है। कई बार देखा गया है अनुवांशिक कॉजेज़ होते हैं, कई बार जीन्स का जो होता है म्यूटेशन वह भी रेट सिंड्रोम जैसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार होता है। ऑटिज़म में आप
अपने बच्चों के फीचर्स को अगर ऑब्जर्व करें तो आप 1 साल से 1.5 साल 2 साल के बीच में आपको लग सकता है कि बच्चा मेरा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है। एज अर्ली एज 1 ईयर में आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। बच्चा किसी से सोशल स्माइल नहीं पास करना, बच्चा किसी सामान की तरफ पॉइंट नहीं करना, किसी सामान को खोजना तो उसके बारे में बोलना नहीं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पाना, बॉडी को रॉक करना, सर को बैंग करना, सर को पटकना, ऐसे बॉडी को ऐसे करना, हाथ को ऐसे 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 करते रहना, बिना काम के काम ऐसे ऐसे करते रहना। कई बार देखा गया है कि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनका इंटेलिजेंस सामान्य होता है, लेकिन कई बार सामान्य से कम भी इंटेलिजेंस देखा गया है ऑटिस्टिक बच्चों में। तो उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर भी साथ में होता है, तो उनको ट्रेन करना, उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमने बात किया ऑटिज़म किस में ज़्यादा हो सकता है, लड़कों में ज़्यादा हो सकता है लड़कियों की तुलना में, ये 60 बच्चों में एक को हो सकता है, या स्पेशल जो बच्चे होते हैं बच्चों उनको उनमें भी ऑटिस्टिक लक्षण देखे जा सकते हैं। कई बार बहुत सारे डिज़ॉर्डर से इसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिज़ॉर्डर या ADHD या चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया से चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर के लक्षण कभी कभी मिलते जुलते हैं और कन्फ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। पर यदि हम देखें अपने बच्चों के शुरुआती लक्षण कि बच्चा ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा है, बच्चा को इतने उम्र में बोलना चाहिए, तो बच्चों को किसी आप शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं। अगर डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं और कुछ वेट करने पे भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऑटिज्म उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि ऑटिज्म इसको हो सकता है, आपको शक हो सकता है कि ऑटिस्टिक बच्चा है। अब आइए इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से हो सकता है। सबसे पहला कि जो बच्चा है उसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ हम करें, स्पेशल स्कूल्स होते हैं। कई बार देखा गया है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं अगर नॉर्मल बच्चों के साथ उनको किसी भी तरह से रखा जाए, उनके साथ इंगेज किया जाए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, जिसके कारण कई बार ऑटिस्टिक बच्चे बहुत अच्छा एक हद तक सामान्य ज़िंदगी जी पाते हैं। और कई बार ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भेदभाव करना, और कई लोग ये मान रहे हैं कि ऑटिज्म जो होता है माता पिता द्वारा बच्चों के साथ किए गए भेदभाव के कारण होता है, तो ऐसी बात नहीं है। ऑटिज्म आनुवांशिक बीमारी है या एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में पहले से होता है, बस उसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं। अब मैं 5 जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में थोड़ा डिफरेंस आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि कोई भी आदमी इस वीडियो को देख करके कैच कर पाए कि उसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी किस तरह का लक्षण है। तो जो मैंने 3 चीज़ डिस्कस किया था, सोशल इंटरेक्शन, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, बिहेवियरल पैटर्न्स, तो ये सब ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम बेस होता है। लेकिन जो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर होता है उसमें बच्चा शुरुआती तौर पर नॉर्मल होता है, पर धीरे धीरे 2 साल से 10 साल की उम्र के बीच में वो जो स्किल्स एक्वायर कर चुका होता है उसको धीरे धीरे वो भूलने लगता है, वह उस सारे स्किल्स को भूल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए। रेट सिंड्रोम लड़कियों में ज़्यादा होता है, और रेट सिंड्रोम में बच्चा प्रीनेटली नॉर्मल होता है, डिलीवरी के बाद 6 महीने 9 महीने तक बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन फिर उसके बाद उसके सर का जो ग्रोथ होता है, सर के साइज़ का ग्रोथ, हेड डेवलपमेंट, वो हैम्पर हो जाता है, सर का साइज़ का विकास नहीं हो पाता है। दिमाग माइक्रोसेफेली आप बोल सकते हैं बाद में होता है नॉर्मली, लेकिन बाद में उसके दिमाग का विकास रुक जाता है। इसके अलावा जो हमने एस्पर्गर सिंड्रोम की बात की, एस्पर्गर सिंड्रोम और मेल्स में ज़्यादा होता है। इसमें आप सोशल इंटरेक्शन हैम्पर हो जाता है, इसमें लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट वगैरह सही होता है, इसमें रिपीटेटिव पैटर्न्स वगैरह कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। और हमने बात किया जो भी अगर मान लीजिए ऑटिस्टिक सिम्टम्स हैं लेकिन उतने हम लोग डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऑटिज्म है, तो उसको हम लोग रख देते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में। तो इस तरह से मैंने सारे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की बात की। अब इसके ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा था कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करना चाहिए। उनका ज्ञान जितना ज़्यादा होगा ऑटिज्म के बारे में, बच्चे की केयर उतनी अच्छी हो पाएगी। और ऑटिज्म अगर किसी के फैमिली में किसी बच्चे को अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है उस फैमिली के ऊपर, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, सोशली। क्योंकि बच्चा कई बार तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, बच्चा हमारा क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो कई बार उनको लगता है कि ये पागल है, या कई बार उनको लगता है कि ये मंदबुद्धि है। लेकिन अगर सही एजुकेशन, बच्चे को स्पेशल एजुकेशन दिया जाए,
उसका बिहेवियर थेरेपी हो, उसका स्पीच थेरेपी हो, उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी अगर किया जाए, उसको सपोर्टिव थेरेपीज अगर दिया जाए, उसको क्लासरूम में उसको इंगेज किया जाए, उसके लिए स्पेशल ट्यूटर की व्यवस्था की जाए, उसको स्पेशल लर्निंग क्लासेस में अगर ले जाया जाए, तो बहुत हद तक बच्चों की जो सोशल इंटरेक्शन स्किल्स है या लिंग्विस्टिक स्किल्स है, उसको हम स्पीच थेरेपी और सोशल थेरेपी के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। रही बात दवाओं की, तो ऐसी कोई फिक्स दवा नहीं है जिससे ऑटिज्म का टू द पॉइंट इलाज होता हो। जैसे कि मलेरिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हम लोग यूज़ करते हैं, उस तरह से ऑटिज्म में ऐसी कोई फिक्स दवा नहीं है जो ऑटिस्टिक फीचर्स को कंट्रोल करता हो, बट सिम्प्टोमेटिक इसका इलाज किया जाता है। कई बार स्टिमुलेंट्स के द्वारा, कई बार टिपिकल या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का यूज़ किया जाता है, कई बार मूड स्टेबलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स। तो जो भी फीचर्स अगर ऑटिज्म के साथ जो भी फीचर्स अगर अलग से है, तो उसका हम सिम्प्टोमेटिक इलाज इसमें कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है माता पिता के द्वारा सपोर्टिव बिहेवियर। दूसरे सिबलिंग्स जो हैं, भाई बहन हैं, उनके द्वारा ऑटिस्टिक पेशेंट्स के प्रति अच्छा बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर, उसको आप नीचा नहीं महसूस करने दें। उसको जितनी बार आपकी ज़रूरत है आप उसको मदद करें, आप उसको समझाएं, उसको सिखाएं, आप इरिटेट नहीं हो उसके व्यवहार से। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कई बार हमारा और मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑटिज़म के लिए हम केंद्र सरकार के द्वारा प्रमाण जो होता है ऑटिज़म प्रमाण पत्र, जिससे आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से जो फ़ायदा होता है वो अब ऑटिज़म के लिए भी आपको उपलब्ध होता है। इसके लिए आप अपने जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय या अपने जिला के जो आपका जिला अस्पताल है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा ऑटिज़म का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जिससे आपको वह सारी सुविधाएं मिल सकती हैं आपके बच्चे को जो एक डिसेबल्ड व्यक्ति या डिसेबल्ड बच्चे को मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको ऑटिज़म के बारे में एक नई जानकारी मिली हो। और ऑटिज़म, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो ऑटिज़म के रहते हुए उन्होंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स इन देयर लाइव्स। सो ऐसा नहीं कि अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जो भी है, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करना सीखें और इस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ें कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे वो ऑटिज़म ही क्यों ना हो। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है उसके अवसर पे मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे, और मुझे अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर पोस्ट करें कमेंट्स बॉक्स में। अगर किसी को आप जानते हो जिसे ऑटिज़म जैसे फीचर्स है तो उनके साथ यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।